द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास और इजराइल के मध्य युद्ध के बीच अब चीन एक अहम भूमिका निभा रहा है। पहले चीन ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें चर्चा हुई, तरह तरह की बातें भी निकलकर सामने आई। चीन ने खुद इजराइल के खिलाफ तीखी आलोचना की। उसके बाद अब ये चर्चा होनी है कि युद्ध विराम को कैसे किया जाए और कैसे सीज फायर 5 से 6 दिन का हो, जिससे कि गाजा में राहत सामग्रियां पहुंचाई जा सकें। गाजा में अस्पतालों में जो ईंधन की कमी हो गई, जिसकी वजह से मशीनें नहीं चल पा रही, उस पर बात हो। तो ब्रिक्स की बैठक होने वाली है, जिसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी वहां पहुंचने वाले हैं और तरह तरह की चर्चाएं होने वाली हैं। अरब देशों की इस बैठक से ज़रूर टेंशन में अमेरिका दिखाई दे रहा है, क्योंकि मध्य एशिया में चीन का आधिपत्य लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसकी बैठक को लेकर तरह तरह के अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि ब्रिक्स की वर्चुअल सम्मेलन की बैठक जो आज होनी है, इजराइल हमास युद्ध पर चीन अपना पक्ष रखेगा और साथ ही साथ अन्य जो अरब देश है उनका पक्ष क्या है उसको भी क्लेरिफाई यहां पर किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इजराइल हमास संघर्ष मुद्दे पर ब्रिक्स वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेंगे और बीजिंग का पक्ष रखेंगे। सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के नेता भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इजराइल हमास युद्ध को लेकर अमेरिका सहित ज्यादातर पश्चिमी देश इजराइल के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, जो खड़े हुए हैं। आप जानते हैं उसमें अगर हम जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो ये सब इजराइल के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है, यह भी अपने आप में दिलचस्प है। ब्रिक्स समूह के वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने मंगलवार को गाजा की स्थिति पर ब्रिक्स देशों के समूह का वर्चुअल शिखर सम्मेलन बुलाया है, जिसमें अहम भूमिका चीन निभा रहा है। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने बताया कि दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इजराइल हमास जो युद्ध है उसके संघर्ष पर ब्रिक्स वर्चुअल सम्मेलन में भाग लेंगे और बीजिंग का पक्ष रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रपति रामाफोसा बैठक को शुरुआत में संबोधित करेंगे। इस दौरान जो सदस्य हैं और आमंत्रित देश हैं, जिसमें गाजा में मौजूदा मानवीय संकट पर इसमें अपना अपना पक्ष रखेंगे, इसमें बयान देंगे। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी भाग लेंगे। सम्मेलन के अंत में सभी नेताओं से गाजा के संदर्भ में संयुक्त वक्तव्य दिए जाने की उम्मीद है कि एक संयुक्त वक्तव्य होगा जिसमें गाजा के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि गाजा में मानवीय राहत पहुंचाना बहुत जरूरी है। गाजा की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। गाजा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। चारों तरफ लाशें हैं, त्राहिमाम की स्थिति गाजा में बची हुई है। लगभग बताया जा रहा है कि 13 से 14 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं और 2,500 से 3,000 लोग वहां फंसे हुए हैं और उसमें मासूम बच्चे शामिल हैं। 5 से 6 हज़ार मासूम बच्चों की भी मौत हो गई है। तो अब बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय तो वहां पर सम्मिलित रहेगा ही। सम्मेलन में अंत में सभी नेताओं से गाजा के संदर्भ में एक संयुक्त जो बहस है उस पर भी चर्चा की जाएगी। जानकारी ये भी आ रही है कि इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी रहेंगे। सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के नेता भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सभी देश साल 2024 के जनवरी महीने में ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने जानकारी दी है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी इसमें भाग लेंगे। अभी की जो स्थिति बताई जा रही है, जो आधिकारिक आंकड़ा गाजा के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग 7 अक्टूबर से चल रहे इस युद्ध में गाजा में 13,300 लोग मारे जा चुके हैं। यह आधिकारिक आंकड़ा है। आधिकारिक आंकड़ा आप जानते हैं कैसा होता है, जिसमें 5,000 से अधिक बच्चे शामिल हैं। और शायद यही वजह है कि पूरा विश्व देख रहा है कि बच्चों का नरसंहार जिस तरीके से गाजा में हो रहा है, ये बेहद ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब इस पर सभी की नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं और बीबीसी ने तो बाकायदे ये भी लिख दिया है कि अब प्रधानमंत्री क्या करेंगे, यानी मोदी जी क्या करेंगे। मोदी जी का सबसे पहले समर्थन आ जाता है कि जब हमास 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करता है, जिसमें लगभग 12 से 1300 लोगों के मारे जाने की खबर है और 240 लोगों को जो है बंधक बनाया गया है हमास के द्वारा। तब प्रधानमंत्री जी की तरफ से ट्वीट आता है। उस ट्वीट को समर्थन के तौर पर देखते हुए इजराइल बात करता है। अगर हम इतिहास की तरफ जाएं तो इतिहास में कभी भी
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की जब बात आई है बोलने की, तो भारत ने कभी भी इजराइल का साथ नहीं दिया है। जबकि युद्ध की अगर बात की जाए तो युद्ध में 2 बार इजराइल ने भारत की मदद की है। 2 बार उसने जो है भारत को, चाहे वो चीन से जब युद्ध हुआ हो 1962 का, तब भी भारत की मदद इजराइल ने की थी। इजराइल को तब भी हथियारों की सप्लाई भारत के द्वारा की गई थी, और फिर चाहे वो पाकिस्तान से जब युद्ध रहा हो तब भी। लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा फिलिस्तीनियों का साथ दिया है, फिलिस्तीनियों के बारे में बातें कही हैं, क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ गलत होता चला आया है। और जो 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा किया गया हमला, जो किया गया इजराइल पर, यह दरअसल पिछले 8 से 9 महीने की ज्यादती के बदौलत हुआ है। यानी ये 8 से 9 महीने घटनाक्रम बढ़ गया था, और ऐसा लग रहा था कभी ना कभी ऐसा विध्वंस जरूर होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो कभी कभी फूटेगा, उसका रिएक्शन तो दिखेगा ही। वही रिएक्शन जो है वो साफ तौर पर दिखता हुआ नजर आ रहा था, किस तरीके से हमास ने अटैक किया और ये बताने और समझाने की कोशिश की कि अब फिलिस्तीनी आपके अत्याचार नहीं सहेंगे, क्योंकि उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, उनके धर्म के खिलाफ टिप्पणियां की गई, बहुत सारी बातें हैं। ये इतिहास में आप पकड़ जाएंगे तो आपको इसका पूरा वृतांत मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि जो ये ब्रिक्स की बैठक होने जा रही, जिसमें पुतिन शामिल होंगे, शी जिनपिंग शामिल हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख किस ओर रहेगा? फिलहाल अभी तो गाजा पट्टी के लिए राहत सामग्री भारत की ओर से जरूर पहुंचाई गई है। भारत की ओर से लगभग 35 टन, जिसमें दवाइयां शामिल हैं और भी रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो शामिल हैं, वो मिस्र के रास्ते गाजा पट्टी भिजवाई गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत अब क्या करेगा? इस पर बीबीसी की एक रिपोर्ट है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल हमास जंग के कारण मध्य पूर्व में पैदा हुए तनावपूर्ण हालात को लेकर मंगलवार को ब्रिक्स प्लस देशों की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक होने जा रही है, यानी आज। इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों जो है वो देशों के राष्ट्राध्यक्ष पश्चिमी एशिया में बने संकट और इसके समाधान पर चर्चा करने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बैठक में शिरकत करेंगे, जबकि खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब द हिंदू की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार अगर बात की जाए तो अधिकारियों ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री मोदी अन्य व्यस्त कार्यक्रम है उनके, क्योंकि चुनाव भी राजस्थान में है, इस वजह से व्यस्त है, इसलिए वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी करके कहा था कि राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने मध्य पूर्व में बने हालात को लेकर 21 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक, जो संयुक्त बैठक कहला रही है, वो बुलाई है। बयान में कहा गया था कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ साथ नए सदस्य देशों, जिसमें सऊदी अरब भी है, अर्जेंटीना है, मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के नेता भी इसमें महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की भी इस बैठक में हिस्सा लेने की बात कही गई थी। पुतिन और जिनपिंग के शामिल होने से एक अलग तरीके का इसमें जो है मतलब रिएक्शन दिख रहा है। अब पीएम मोदी क्या करेंगे, ये सवाल सबके जहन में है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये माना जा रहा है कि राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में व्यस्तता के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होना, ऐसे में प्रचार अभियान चरम पर है और खबरों के अनुसार मंगलवार को राजस्थान में उनकी 3 चुनावी रैलियां भी प्रस्तावित है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं आएंगे, लेकिन अन्य देश जो है मोहम्मद बिन सलमान की बात की जाए, जो प्रिंस है सऊदी अरब के, वो भी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में अलग तरीके की चर्चाएं होने वाली हैं। दरअसल चीन ये चाह रहा है कि मिलकर सब लोग इस बात पर सहमति बनाएं कि ये जो युद्ध चल रहा है इसमें विराम लगे। अब इजराइल भी इस बात को समझता है कि युद्ध विराम से जरूर हमको समय मिल जाएगा, हम अपनी नई रणनीति के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन वो ये भी समझता है कि उतना ही समय हमास को भी मिल जाएगा, क्योंकि अपने दुश्मनों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। शायद इजराइल इसीलिए ये कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके की अपनी प्लानिंग शुरुआत से की है, चाहे वो आयरन डोम की बात करनी हो, चाहे वो टाइगर की बात करनी हो, दरअसल इजराइल कुछ ऐसे बेसिक हथियारों को अपने साथ लेकर चलता है जो शायद दुनिया के पास नहीं है। और इसमें इजराइल जो है अपना महिमा मंडन भी इस तरीके से करता है कि सामने वाला तो बिल्कुल एकदम फ्लैट हो जाए कि नहीं, इजराइल के पास ऐसे हथियार, हम इजराइल से कैसे भिड़ पाएंगे। लेकिन ये जो युद्ध हुआ है, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हुआ, इसमें इजराइल के हर उस दावे की पोल खुल गई है जो वो लगातार मंचों पर करता रहा, वैश्विक मंचों पर करता रहा, विश्व के सामने अपनी एक अलग छवि बनाने की कोशिश करता रहा हो। अब आप देख सकते हैं आयरन डोम के बारे में किस तरह से महिमा मंडन इजराइल के द्वारा किया गया था, उसको भी नष्ट कर दिया गया, उसके बारे में तरह तरह की बातें हुई। फिर एक ऐसी उनके पास एयरक्राफ्ट है जो रोबोटिक एयरक्राफ्ट है, जिससे अगर हथियार कहीं पर पहुंचाने हैं तो रोबोट के माध्यम से ही वो संचालित हो जाएगा, उसमें किसी भी तरह के पायलट की आवश्यकता नहीं। उसको भी मार गिराया हमास ने, जिसको मार नहीं सकते। टाइगर जो उनका सबसे बड़ा बख्तरबंद है, उसको भी नष्ट कर दिया। तो कई जो चीजें हैं वो इजराइल को झटका लगी है इस पूरे युद्ध में। अब आने वाले समय में इजराइल जरूर ये सोच रहा होगा कि जो हम
प्रण लेकर निकले हैं कि हमको हमास को खत्म करना, उसमें जरूर बाधा उत्पन्न हो रही, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये तृतीय विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए, जिससे मुसीबत खड़ी हो जाए। इसीलिए शायद जो अरब देश है वो इस पर मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा, अगर इजराइल मानता है तो ठीक, नहीं तो आने वाले समय में हिजबुल्लाह मैदान में कूद चुका है, हुती भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है, जॉर्डन भी जो पहले से ही शांति समझौते पे चल रहा था इजराइल के साथ, जॉर्डन ने भी अपने हथियार वेस्ट बैंक की तरफ भेजने शुरू कर दिए हैं। तो ये जो पूरा फलसफा है वो शुरू हो चुका है, और आने वाले समय में इजराइल के सामने बड़ी मुसीबतें भी खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल अब सभी की निगाहें इस बैठक पर है, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है, युद्ध विराम के लिए क्या बातें कही जाती है, ये ज्यादा दिलचस्प होगा। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।